शिकार के दौरान एक रात शौकत जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर सपेरों की एक बस्ती में जा निकला। बस्ती घास फूस की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी और बस्ती से जाहर जश्न मनाया जा रहा था। सपेरे अपने अपने फन का मजाहरा कर रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से यह सब देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक तरफ उठी और वहीं जमकर रह गई। कई लड़कियों के झुरमुट में एक लड़की शहजादियों की सी शान के साथ बुरा जमान थी। वो उसके हुस्न की बिजलियों में खुद को जला बैठा। भरा भरा जिस्म, गंधमी रंग, गोल चेहरा, कटोरा नैन, सरू कद और जिस्म पर सिर्फ एक लंबी सी खाल जिससे उसने अपना जिस्म ढांप रखा था। वो यक टिके उसे देखा जा रहा था। फिर शाहजी ने भी उसकी नज़रों की गर्मी को महसूस कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जश्न ख़त्म हो गया। शाहजी ने आखिरी मर्तबा अदाए कातलाना से उसकी तरफ देखा और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। बाबू, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? वो एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा। बस्ती का सरदार उसके करीब खड़ा था। मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ। तब सरदार ने उसे रात गुजारने की दावत दी, जिसे उसने खुशी से कबूल कर लिया। उसने वो रात वहाँ गुजारी और सुबह वो नदी पर शाहजी से मिला। पहली ही नज़र का तीर दोनों के दिलों को घायल कर चुका था। वो इकट्ठे बस्ती में वापस आ गए और सरदार के पास पहुंचकर शौकत और शाहजी ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान वो एक दूसरे को चोर नज़रों से देखते रहे। सरदार ने उनकी चोरी पकड़ ली। सरदार ने शाहजी से बाबू के बारे में पूछा तो वो शर्मा कर भाग गई। बूढ़े सरदार के लबों पर शफीक सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने उन दोनों की शादी का फैसला कर लिया। शौकत इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। माँ बाप लाखों की जायदाद छोड़कर मुल्क अदम को सधार चुके थे। रिश्तेदारों को वो खुद ना मिलता था। कपड़े की मिल का मालिक था। करोड़ों का कारोबार था। शाहजी ने उसे बताया कि सरदार उस पर एक अमल करने वाला है, जिसके नतीजे में वो एक ऐसे बच्चे की माँ बनेगी जो 18 साल की उम्र को पहुंचकर अगर लड़का होगा तो नाग और अगर लड़की होगी तो नागन बन जाने की ताकत के मालक होगी। और अगर वो खुद बच्चे की पैदाइश के बाद सही सलामत रही तो जिस वक़्त चाहेगी नागन का रूप धार सकेगी। लेकिन उसका बच्चा सिर्फ मखसूस दिनों में ही, यानी जब चांद पूरा होगा, अपनी काया कल्प कर सकेगा। शौकत ने उसकी इस बात की सख्ती से मुखालफत की और सरदार ने खुद भी इस अमल का इरादा तर्क कर दिया। फिर जब शौकत हस्बे वादा शहर से वापस लौटा तो शाहजी उसकी दुल्हन बन गई। उसने शहर से दूर लेकिन शाहजी की बस्ती से चंद मील के फासले पर एक पुरफिजा मकाम पर अपना बंगला बनवा लिया और दोनों मोहब्बत की बाहों में बाहें डाले जिंदगी का सफ़र तय करने लगे। शौकत ने शाहजी को शहर के माहौल से बहुत हद तक आशना कर दिया था। पढ़ने लिखने और होटलिंग के साथ साथ शौकत ने उसे उठने बैठने और बातचीत की तरबियत के लिए बाकायदा लेडी ट्यूटर रख दी थी। शाहजी बहुत जल्द उसके शाना बचाना ऊंचे तबकों में मूव करने लगी। वो शहरी अदब अदाब और तहजीब को समझती थी, उसमें जज्ब होने की कोशिश करती थी, मगर फितरी शर्मो हया उसे एक ख़ास हद तक आगे ना जाने देता था। 2 साल गुजर गए। शौकत बे औलाद ही रहा। अब वो शाहजी से बेजार रहने लगा। शाहजी ने उसके बदलते रवैये को बर्दाश्त ना किया। उसने अपनी सी कोशिश की, मगर शौकत तो बनोरा था। वो उस पर तकिया करके कब तक बैठा रहता। शाहजी चुपके चुपके रोया करती। वो शौकत से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, लेकिन जब शौकत उससे खींचने लगा तो वो तड़प गई। उसने शौकत का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब कुछ फजूल। शौकत दिन ब दिन
शाजी से दूर होता जा रहा था। वो शहर के बदनाम इलाके में जाने लगा। रात को बहुत से देर से घर लौटना, और जब वो घर में दाखिल होता तो शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे पर ही गिर पड़ता। शाजी, जो उसका इंतज़ार में गज़ब की सर्दी और शिद्दत की गर्मी की परवाह किए बगैर दरवाजे की चौखट पर उसका रास्ता देख रही होती, उसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर तक लाती और फिर उसकी सारी रात रोते हुए गुजर जाती। वो शराब और बाजारी औरत के सिवा किसी चीज़ के बारे में सोचने पर कादर ना था। पहले तो वो शाजी को सिर्फ बातों से जिलाया करता था, अब उसने उस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। वो उसे बुरी तरह पीट डालता, लेकिन वो उफ तक ना करती। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर चोटों के निशान ना हो, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त किए जा रही थी। उसका हुस्न मांद पड़ गया था। वो वक़्त से बहुत पहले ही ढल गई थी। 22 साल की उम्र ही क्या होती है, लेकिन वो 30 साल की नज़र आती थी। फिर शौकत ने उसके दिल पर एक और ज़ख्म लगाया। वो औरतों को घर पर लाने लगा, रात भर उनके हमरा रंग रलियां मनाता और सुबह उनके साथ ही घर से निकल जाता। शाजी चुपचाप ये सितम भी सह गई, लेकिन आज उसने नादानस्ता तौर पर एक गलती हो गई। आज रात जब वो एक नौजवान लड़की के हमरा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो शाजी उसके पलंग की पट्टी से लगी बैठी रो रही थी। उसकी साथी लड़की ने बड़ी नफरत से उसे देखा और बोली, शौकत, ये कौन है? अरे ये हमारी नौकरानी है, उसने लड़की की कमर में बाजू हमायल करते हुए कहा। और शाजी तड़प गई। उसने भीगी पलकों से शौकत को देखा और तेजी से कमरे से निकल गई। शौकत, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे साथ फरार कर रहे हो। ये लड़की तुम्हारी बीवी थी ना, और तुमने इसे अपनी नौकरानी कहा है। अगर इसकी तुमने ये हालत की है तो मुझे भी अपना अंजाम सोच लेना चाहिए। ये कहा और वो लड़की चली गई। शौकत उसे शादी का झांसा देकर लाया था। उसने अपनी जिल्लत और नाकामी का सारा गुस्सा शाजी पर निकाला और शाजी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। उसकी बीवी उसकी इज्जत व गैरत सारी रात सर्दी में ठठरती रही और जालिम बड़े सुकून से बिस्तर पर पड़ा सोता रहा। सुबह हो गई। वो आंखें मलता हुआ उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा। यकायक उसके चेहरे पर गुस्से की अलामात ज़ाहिर हुई। वो लाल भभूका होकर आगे बढ़ा। शाजी दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। उसका सारा जिस्म नीला हो रहा था। वो तार तार कपड़ों में मलबूस छुई मुई बनी पड़ी थी। उसने एक जोरदार ठोकर उसके फूल से जिस्म पर रसीद की तो वह कराह उठी, सरताज। उसे ज़रा सुध बुध आई तो उसके होंठों से यही लफ्ज़ निकला। तब वो नफरत से चीख पड़ा, खामोश रहो कुतिया, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरी बीवी नहीं हो, उठो यहाँ से, दूर हो जाओ। उसने कई ठोकरें मजीद उसके जिस्म पर रसीद की। वो कराहती हुई बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। उसकी आंखों में सांप की सी चमक लहरा गई। याद रखना बाबू, शाजी ने आज तक तुम्हारे किसी जुल्म पर उफ तक नहीं की, लेकिन आज तुमने उससे अपना हर नाता तोड़ लिया है। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं, सिर्फ शाजी है। मैं फिर आऊंगी बाबू, सरापा इंतकाम बनकर, और मेरा इंतकाम देखकर सारी दुनिया थर्रा उठेगी, याद रखना। वो लड़खड़ाते कदमों से जंगल वाले रास्ते पर हो ली। इंतकाम, वो हकारत से बड़बड़ाया और पलटकर कमरे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद फिर शराब के नशे में धुत मेज पर ऊंधा पड़ा था। बेटी, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारे जिस्म पर नील कैसे हैं? और बाबू कहाँ है? शाजी झोंपड़ी में पहुंचकर बेहोश होकर गिर चुकी थी और सरदार अपनी लाडली को इस कदर बुरी हालत में देखकर तड़प उठा था। लड़कियों ने उसे एक तरफ प्याल के बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर नरम रेशम की खालें बिछी थी। सरदार ने बेहोश शाजी को जल्दी से कोई जुड़ी बूटी मसल कर सिंघाई। दो लड़कियां उसे पंखे से हवा देने लगीं और वह लड़कियों का उसके पांव के तलवों पर मसाज करने लगी। थोड़ी देर बाद शाजी होश में आ गई। उस सरदार ने फिर वही सवाल किया तो बाबू के नाम पर वो भड़क उठी। उसका जर्द चेहरा लाल भभूका हो गया।
उस नीच का नाम ना लो बाबा। क्या मेरी हालत देखकर भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि ये सब क्या किसका धरा है? तो क्या सरदार रुक गया? हाँ बाबा, सब शहरी एक जैसे होते हैं, जिस्म की हवस के पुजारी। जब जी भर गया तो किसी बेकार चीज की तरह ठुकरा दिया, फेंक दिया। वो हकारत से बोली। सरदार का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। उसने उसी वक्त चंद कड़ियल जवान बुला भेजे बाबू के खात्मे के लिए, लेकिन शाहजी ने उसे रोक दिया। नहीं बाबा, बात मेरे और बाबू के दरमियान है, उसमें किसी को आने की जरूरत नहीं। बाबू ने ज्यादती मेरे साथ की है, उसने अपने जुल्म का निशाना मुझे बनाया है, प्यार मेरा ठुकराया है, खिलौना मुझे समझा है। अब उसे अपने इंतकाम का निशाना भी मैं खुद ही बनाऊंगी। वो पुरअज़म लहजे में बोली। बेटी, सरदार ने कुछ कहना चाहा। कुछ नहीं बाबा, तुम सिर्फ एक काम करो, मुझे अपने उसी अमल के लिए तैयार करो जो तुमने उस जलील आदमी की खातर रोक दिया था। शाहजी ने सरदार की बात काट दी। सरदार कुछ सोचने लगा, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, अच्छा शाहजी, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन पहले तू तंदुरुस्त तो हो ले, फिर बात करेंगे। ठीक है बाबा। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें मूंद लीं। सरदार झोंपड़े के एक कोने की तरफ बढ़ गया। जब वो वापस शाहजी की तरफ आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का कटोरा था, जिसमें कोई स्याही माल सियाल था। उसने आहिस्ता से शाहजी को पकारा। उसने कसमका कर आंखें खोल दी। ये पी लो बेटी, तुम्हारी गई ताकत को बहाल करेगा। सरदार ने कटोरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। दो लड़कियों ने शाहजी को सहारा देकर बिठाया। उसने चंद घोंट में बदमजा और बदबूदार सियाल खत्म कर दिया, फिर लेट गई। दोनों लड़कियां अब भी उसे खजूर के पत्तों से पंखा कर रही थीं। सरदार ने बाकी दोनों लड़कियों को इशारा किया और उन्होंने एक दवा की मालिश शाहजी के जिस्म पर शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद शाहजी सुकून की नींद सो गई। सरदार झोंपड़े से बाहर निकला। बाहर बस्ती के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें जमा थीं। सरदार को देखकर उनकी बिनबनाहट खत्म हो गई। सरदार ने दोनों हाथ उठाकर बारूब लहजे में उन्हें मुखातब करते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, चंद रोज में तुम्हारी शहजादी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। और उसने उनको जाने का इशारा किया। भीड़ छटने लगी और थोड़ी देर बाद वहां के लोग अपने अपने कामों में जुट गए। ताहम सब के जहन में एक ही सवाल था, ऐसा किसने किया? सरदार ने सख्ती से उन लोगों को जो इस वाक़े से बाखबर थे मना कर दिया कि बस्ती के लोगों को कुछ ना बताया जाए, क्योंकि ये जानकर कि उनकी शहजादी पर जुल्म किए गए हैं बस्ती वाले बेकाबू हो जाते, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता, तकरीबन नामुमकिन। 2 हफ्ते गुजर गए। शाहजी का जंगली हुस्न फिर अपने जोबन पर आ गया। उसके तमाम जख्म भर गए। कुंदन सा कोमल बदन हर किस्म की चोटों के निशानात से पाक हो गया, लेकिन एक जख्म, हाँ एक जख्म अभी तक हरा था, जिसका निशान उसके दिल पर था और जो इंतकाम के मरहम से भी बढ़ सकता था। एक हल्का सा निशान अभी तक उसके बाएं हाथ की पुश्त पर मौजूद था। ये निशान शौकत की ठोकर का था। ठोकर से उसकी खाल फट गई थी। शाहजी की नज़र जब भी उसके निशान पर पड़ती, इंतकाम का जज्बा पूरी शिद्दत से सर उठा लेता। उसका खून खौलने लगता। उसे शौकत की बेवफाई और जुल्म की याद किसी पल चैन न लेने देती। वो उसके मजालम को याद करती तो उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच जाती। आंखें बंद करके दांत कचकचाते हुए वो अपनी कसम दोहराती, अपना वादा याद करती और तसव्वुर ही तसव्वुर में वक़्त के जीने फलांगती इंतकाम की मंजिल तक पहुंच जाती। ऐसा इंतकाम जो दुनिया भर में अपनी नौइयत का निराला इंतकाम था। वैसे तो बर्बरियत का शहकार, लेकिन कोई ना जानता था कि शाहजी क्या करना चाहती थी। एक खामोश तूफान था जो उसके दिल पर गहरे समुद्र में परवान चढ़ रहा था। जब कभी ये तूफान उसके दिल में हलचल मचा देता तो उसकी लहरें बाबू के मजालम के पत्थरों की तरह उसके दिल पर जख्म लगाती और वह तड़प जाती। लेकिन अभी उसे इंतज़ार करना था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार। अभी उसे शौकत के लिए गड़ा खोदना था।
जाल लगाना था और फिर उसके शिकार के लिए तन्हा लड़ना था, बिल्कुल तन्हा। वो अपने बिस्तर पर लेटी शायद बल्कि यकीनन शौकत के बारे में सोच रही थी। अचानक वो चौंक पड़ी। कोई झोंपड़े में दाखिल हुआ था। उसने ख्यालात की चलमन हटाकर देखा। सरदार उसके नजदीक खड़ा था। कैसी तबीयत है बेटी? उसने शफकत से पूछा। ठीक हूँ बाबा। वो जल्दी से उसकी ताजीम के लिए खड़ी हो गई। बैठो बेटी, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं बाबा, उसने आहिस्ता से कहा। सरदार कुछ सोचने लगा। बाबा, अभी कितने दिन और मुझे इंतजार करना पड़ेगा? सिर्फ चंद दिन और बेटी, मैं तेरे लिए दवाएं भी तो तैयार कर लूं, सरदार ने प्यार से कहा। अच्छा। वो तवील सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गई। अब तुम आराम करो बेटी, रात काफी जा चुकी है। सुबह सादिक की मलजगी रोशनी हर तरफ फैलने लगी। दरख्तों पर परिंदों के भांत के रंग अलांपने शुरू कर दिए। शाहजी ने परिंदों का शोर सुनकर आंखें खोल दी। झोंपड़ी के खिड़की नुमा सुराख से सुबह की रोशनी झोंपड़ी का अंधेरा दूर करने की हत्तल वासे कोशिश कर रही थी। उसने कसमसा कर करवट बदली और आहिस्ता से उठ बैठी। होंठों पर हाथ रखकर उसने एक जमाई ली और झोंपड़े से बाहर आ गई। सलाम बाबा, सामने से सरदार को आते देखकर उसने कहा। सदा सुखी रहो बेटी, कहाँ जा रही हो? सरदार ने प्यार भरी मुस्कुराहट होंठों पर बिखेर दी। नदी पर बाबा। अच्छा बेटी, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, मैं तेरे आने पर ही कुछ खाऊंगा। अच्छा बाबा। वो नदी की तरफ चल गई। नदी पर उसे अपनी सखियां मिल गईं। वो सब नदी में उतर गईं। वो एक दूसरे को पानी में गोते दे रही थीं, चोटी से पकड़कर घसीट रही थीं। पानी के छींटे उड़ रहे थे। उनके मासूम कहकों से माहौल का हुस्न बिगड़ गया। शहर की परकटी रंग बिरंगी तितलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ मासूम और सादा हुस्न जंगल की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहा था। शहर की घुटन आलूद फिजाओं से दूर, जहां हर तरफ मकरो फरेब, धोखेबाजी, अय्यारी और बेवफाई नाचती थी। इन जंगली लोगों की पुरस्कून दुनिया थी, जो फरेब के नाम से बिला से वाकिफ ही न थे, वफा और सिर्फ वफा के पुतले। लेकिन जब कोई उनसे बेवफाई करता तो वो इंतकाम की हर मंजिल से गुजर जाते, खुद मिट जाते या उस बेवफा को मिटा देते। शादी भी अपने सुखियों में बिल्कुल इन्हीं की तरह शरारतें कर रही थी। किसी को एहसास ना था कि वो सरदार की बेटी है, ना वो इस ख्याल से मगरूर थी कि वो शहजादी है और ये सब उसकी रियाया। वो सब एक थे, छोटे बड़े की कैद से आज़ाद। लेकिन वो शहजादी हो या रियाया, सरदार का हुक्म मानना उनका पहला और आखिरी फर्ज था, चाहे वो जान ही चली जाए। जब वो इस खेल से उकता गईं, थक गईं, तो बाहर निकलकर दरख्तों के साए तले हरी हरी घास पर लेटकर आराम करने लगीं। उसके बाद वो सब हंसती खेलती अपनी बस्ती की तरफ चल दी। आओ बेटी, सरदार ने उसे झोंपड़े के दरवाजे पर देखकर कहा। वो अपने सामने दूध के 2 बड़े प्याले रखे बैठा था। शाहजी ने दूध पिया और अपनी झोंपड़ी में आ गई। 2 हफ्ते मजीद गुजर गए। शाहजी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अब और इंतजार करने को तैयार न थी। बाबा, अब तो बहुत दिन गुजर गए हैं। सरदार उसकी बेचैनी देखकर हंस पड़ा। हाँ बेटी, तो फिर अब क्या अभी दवाएं तैयार नहीं हुई? वो बेताबी से बोला। सरदार सोच में पड़ गया और शादी की बेचैन नजरें उसके चेहरे पर जम गई। ठीक है बेटी, कल से मैं तेरे लिए पहला हिस्सा शुरू करूंगा, सरदार ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अच्छा बाबा, उसने कहा और अपने झोंपड़े में आकर लेट गई। सोचों ने उसके जहन के गिर्द जाल बुनना शुरू कर दिया और वो इस जाल में फंसती चली गई। बेटी, मैं ये कहने आया था कि काम बहुत खतरनाक है और बाबा बस और कुछ ना कहना, मैं सुबह का इंतजार करूंगी। उसने सरदार की बात काट दी। सरदार ने उसकी तरफ देखा। जैसे तेरी मर्जी, ये फल खाकर दूध पी लो, सुबह तुम्हें बहुत जल्दी उठना है, सरदार धीमे लहजे में कहकर बाहर निकल गया। वो अपने झोंपड़े की पिछली तरफ से बने हुए एक बहुत बड़े झोंपड़े की तरफ जा रहा था। उस झोंपड़े में सांप थे, दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप। उस झोंपड़े में किसी को जाने की इजाजत ना थी। सरदार सांपों को खुद उनकी खुराक दिया करता था। एक दफा एक आदमी गलती से उस झोंपड़े में चला गया था और अगली सुबह लोगों ने उसे एक अजीबुल खलकत लाश की शक्ल में पाया।
اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور سارے جسم میں ایک قطرہ خون کا موجود نہیں تھا۔ جسم پھول کر ہاتھی جیسا ہو چکا تھا۔ وہ کسی انسان کی لاش معلوم ہی نہیں ہوتی تھی، اور وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر کے ہر مسام سے ایک سیاہی مائل سبز رنگ کا مادہ نکل کر اس کے جسم اور زمین پر جم چکا تھا۔ اس دن کے بعد کسی کو اس جھونپڑے کے قریب جانے کی جرات نہ ہوئی۔ سردار نے جھونپڑے میں داخل ہو کر گھاس پھوس کا دروازہ بند کر لیا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ سردار ساری رات اس جھونپڑے میں کیا کرتا رہا۔ صبح کاذب کی روشنی پھیل رہی تھی کہ سردار نے شاہ جی کو جگایا۔ اب وہ تو پہلے ہی منتظر تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سردار اسے لے کر سانپلوں والے جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اس کا نام سردار نے ناگ گھر رکھ چھوڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شاہ جی نے دیکھا کہ شیش ناگ ایک بڑے سے ٹوکرے میں کنڈلی مارے بیٹھا اپنے پھن کو لہرا لہرا کر پھنکار رہا ہے۔ دونوں نے جھک کر شیش ناگ کو تعظیم دی اور گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ سردار نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا بربرا رہا تھا۔ شاہ جی شیش ناگ کے پھن پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے دونوں ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ وہ براہ راست شیش ناگ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی بھی کھڑی ہو گئی۔ آہستہ سے نظریں گھما کر اس نے سردار کی طرف دیکھا اور وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سردار شیش ناگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل دہکتے ہوئے انگارے لگ رہے تھے۔ سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ شاہ جی نے جلدی سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ شیش ناگ کے پھن کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھن کو بالکل سیدھا کھڑا کیے سردار کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے شیش ناگ کی آنکھوں میں کوئی تیز سی روشنی چمک رہی ہو، اور وہ لہجہ بے لہجہ یہ روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں جوں روشنی بڑھ رہی تھی، سردار کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ جی صرف ایک ہی لفظ سمجھ سکی۔ سردار بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا، ناگ دیوتا، ناگ دیوتا، ناگ دیوتا۔ سردار کی آواز جیسے حلق میں پھنسنے لگی۔ آواز پھنس پھنس کر نکلنے لگی اور اس کے جسم پر راشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کانپ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ وہ ڈولنے لگا۔ شیش ناگ بالکل ساکت تھا اور براہ راست اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر یکایک سردار کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے پانی کا پیالہ الٹ دیا ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارے جسم میں صرف اس کا چہرہ ہی پسینے میں تر تھا۔ پسینے کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ پھر پسینے کا رنگ بدلنے لگا۔ ہلکی سرخی مائل قطرے اس کے چہرے سے گرے۔ پھر شاہ جی نے واضح طور پر دیکھا کہ شیش ناگ نے آہستہ سے اپنے پھن کو حرکت دی اور سردار ڈولتا ہوا زمین پر آ رہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہو گئی۔ سردار نے گرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لیٹے ہی لیٹے اس نے اشارے سے شاہ جی کو جھکنے کے لیے کہا۔ جب شاہ جی اس پر جھکی تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سرخی مائل پسینہ اس کے چہرے پر مل دیا۔ پھر چند قطرے انگلی پر لے کر اس کی آنکھوں میں چھینٹ دیے اور اٹھ کر جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ شاہ جی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں خنجر بھونک دیے ہوں۔ وہ تڑپنے لگی۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے اس نے سارا زور صرف کر دیا، لیکن سردار نے اسے قابو کیے رکھا۔ لمحہ بے لمحہ شاہ جی کی تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ تڑپتی رہی۔ اس کی کراہیں جھونپڑے میں گونجتی رہیں، لیکن سردار نے اپنا کام پورا کر کے دم لیا۔ شاہ جی کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، زرد رنگ کا لیس دار پانی۔ سردار نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گالوں پر سے پانی صاف کر دیا۔ پانی بہتا رہا، سردار صاف کرتا رہا اور شاہ جی کی تکلیف میں کمی آتی گئی۔ جب کافی دیر بعد پانی بہنا بند ہو گیا تو سردار اسے سہارا دے کر اس کے جھونپڑے میں لے آیا۔ شاہ جی کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی جیسے کبوتر کا خون۔ بیٹی، آج کا کام اتنا ہی تھا، اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ کہوں تب تک باہر نہیں جانا۔ اس نے سنا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ سردار نے ایک پڑیا اور دودھ کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کھا لو، اور اس نے پڑیا کا زرد رنگ سفوف پھانک لیا۔
सफूफ के मुंह में घुलते ही उसे लगा जैसे उसने राई का बीज चबा लिया हो। लेकिन जब दूध ने सफूफ को उसके पेट में धकेल दिया तो एक बार फिर वही बेआब की तरह तड़पने लगी। जहां जहां से सफूफ गुजरा उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंतें किसी ने खंजर से काट दी हों, जैसे उसके हलक से लेकर नाफ तक किसी ने जलते कोयले रख दिए हों। वो दोनों हाथों से पीठ थाम कर बिस्तर पर ऊंधी पड़ गई। सरदार ने जल्दी से प्याला एक तरफ रख दिया और इत्मीनान और तशवीश की मिली जुली कैफियत की गमाज नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शाजी तड़पते तड़पते बेहाल हो गई, उसकी किरहें बढ़ती गईं। बाबा सारे जिस्म में आग। उसने रुक रुक कर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। उसका सारा जिस्म पसीने में भीग रहा था। बर्दाश्त करो बेटी, सरदार ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। शाजी बहुत देर तक तड़पती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती चली गई। सरदार ने भी इत्मीनान का सांस लिया। उसने खादमा से दूध और फल मंगवाकर खुद उसे खिलाए, फिर उसे आराम करने का कहकर बाहर निकल गया। शाजी ने बिल्कुल सीधे लेटकर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद उसे नींद ने आ दबोचा। ये था इस मंजिल का पहला जीना जिसे तय करने के लिए उसे बेतहाशा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन तकलीफ के हर एहसास, शदीद तरीन एहसास को इंतकाम के शोलों ने जलाकर राख कर दिया। कितने बेजिगर होते हैं ये जंगली और कितने बावफा। अगली सुबह सरदार ने जब चौथी मर्तबा उसके झोंपड़े में कदम रखा तो वो तब भी सो रही थी। उठो बेटी, सरदार ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। क्या हुआ है बाबा? वो करवट बदल कर फिर सो गई। बेटी, दवा को देर हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और शाजी ने पट से आंखें खोली और उठकर बैठ गई। सरदार ने उसे दूध का प्याला थमा दिया। उसने दूध का प्याला खत्म किया तो सरदार ने खादमा को चंद जड़ी बूटियां देकर उनका सफूफ तैयार करने को कहा। जब सफूफ तैयार हो गया तो सरदार ने उसे एक तरफ पड़े हुए मिट्टी के कटोरे में डाल दिया और एक शीशी का कारक खोलकर किसी सयाल के चंद कतरे उस सफूफ में टपकाए और एक सलाई से उसे हिलाने लगा। फिर उसने सफूफ में थोड़ा सा उंगली पर लिया और एक दूसरे कटोरे में एक सयाल डाला। उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे पतला किया और शाजी को मुंह खोलने को कहा। उसने शाजी के हाथों में दूध का कटोरा थमा दिया और वह सफूफ उसके मुंह में डाल दिया, जो अब सब्जी माइल स्याह रंग का हो चुका था। शादी ने जल्दी से कटोरा मुंह से लगा लिया और सफूफ निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा गोला उसके दिल पर अटक गया हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर उसका दबाव बढ़ने लगा। शाजी का दम घुटने लगा, सांस लेने में वक़्त पेश आने लगी और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो गोला आहिस्ता आहिस्ता अपना फैलाव बढ़ाने लगा है। जूं जूं उसका हजम बढ़ने लगा तू तू उसके सीने से लेकर नाफ तक आग सी फैलने लगी। उसका दौरान खून तेज हो गया, चक्कर आने लगे, फिर उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसके बाद मुसलसल चीखें। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म के अंदर और बाहर जख्म लगाकर उनमें मर्चें भर दी गई हों और वो मुर्गे बिस्मल की तरह तब तड़पती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकलीफ कम होने लगी। जूं जूं तकलीफ खत्म होती गई उसकी आंखों से बहने वाले पानी में तेजी आती गई, जर्द रंग का पानी जिसमें एक अजीब सी बू आ रही थी। सरदार उंगली से वह पानी के एक कटोरे में जमा करता रहा, हत्ता के कटोरे का एक चौथाई हिस्सा पुर हो गया। फिर शाजी की आंखों से पानी बहना खत्म हो गया। उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। मैं जाता हूं बेटी, अभी तुम्हें पेशाब की हाजत होगी। बाबन आ रही है। सरदार बाहर निकल गया। बाबन एक अधेड़ उम्र की औरत थी और सरदार की पुरानी खादमा। उसके बाहर जाते ही बाबन अंदर दाखिल हुई। उसने शाजी को ताज़ीम दी और आगे बढ़ आई। थोड़ी देर बाद शाजी को पेशाब की हाजत हुई। बाबन ने एक तरफ प्याल जमा करके उस पर उसे पेशाब करने को कहा। वो पेशाब करके फिर बिस्तर पर लेट गई। बाबन ने उस प्याल को एक कपड़े में बांधकर एक कोने में डाल दिया और उसे ताज़ीम देकर बाहर निकल गई। सरदार बाबन के बाहर जाते ही अंदर दाखिल हुआ। शाजी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी। सरदार ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। सरदार ने उसे दूध का प्याला थमा दिया।
वो पी कर फिर लेट गई और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें नींद के बोंद से बंद होने लगी। चंद ही लम्हों में वो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद की गुदाज बाहों में हलकोरे ले रही थी। सरदार ने कोने में पड़ी पयाल की गठरी उठाई और बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी। सरदार नाग घर से सांपों को उनकी खुराक देकर बाहर निकला और होले होले शाजी के झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। सरदार अचानक एक आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा, एक वजी और खूबसूरत सा नौजवान उसकी तरफ तेजी से बढ़ा आ रहा था। अरे शामू, तुम आ गए। सरदार ने उसकी तरफ बाजू फैला दिए और वो नौजवान सरदार के सीने से लग गया। कामयाब या? सरदार ने बात अधूरी रहने दी। शामू आज तक नाकाम नहीं लौटा सरदार, और फिर ये काम तो शाजी। वो खामोश हो गया। तो इसका मतलब है कि सरदार ने अपनी खुशी की छपाते हुए बेताबी से कहा, हाँ सरदार, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मनका हासिल कर लिया है। शामू ने उसकी बात काट दी। कहाँ है? सरदार ने तेजी से पूछा। शामू ने एक लम्हे के लिए सरदार की जानब देखा। उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। फिर वो अपना पटारा जमीन पर रखकर खोलने लगा। पटारा खोलकर उसने एक थैली निकाली और सरदार की तरफ बढ़ा दी। पटारा फिर कंधे पर डाल लिया। सरदार ने जल्दी से थैली का मुंह खोलकर उसमें से कोई चीज बाहर निकाल ली। ये गहरे सब्ज रंग का एक पत्थर था, बिल्कुल गोल। उसमें हल्की हल्की नीलाहट झलक रही थी। सरदार ने उसे आंखों के बिल्कुल सामने करके गौर से देखा और जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने मनका थैले में डालकर उसे कमरे में उड़स लिया। उसने खुशी से भरपूर नजरों से शामू की तरफ देखा। शाबाश शामू, तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। अब तू जा, सुबह मुझसे मिलना। उसने शामू के शाने पर थपकी देते हुए कहा। बहुत सरदार। वो पलटकर एक झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी और कर्ब के मिले जुले आसरात थे। खुशी इस बात थी कि वो शाजी का काम कामयाबी से निभा आया था, और हाँ, गम जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस गम का राज सारा कबीला जानता था। सरदार तेज तेज कदमों से शाजी के झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। वो सांपों का बादशाह था। दुनिया के जहरीले तरीन सांपों को जहर करने के लिए उसे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगते थे। वो बड़े से बड़े सांप को जहर करने के मंत्र जानता था। उसके पास बेअंदाज मनके थे, लेकिन इस मनके की उसे शिद्दत से जरूरत थी। ये मनका नाग राजा का था और वो खुद जाता, लेकिन शामू ने जिद करके ये महम अपने सर ले ली थी। पहले उसके पास एक मनका नाग राजा का मौजूद था, लेकिन एक शहरी बाबू उसके यहाँ रात भर मेहमान बनकर ठहरा, और अगली सुबह जब वो चला गया तो सरदार को पता चला कि वो बाबू अपने साथ उसका मनका भी लेता गया था, शायद हीरा समझकर। सरदार शाजी के झोंपड़े में दाखिल हुआ। वो जाग रही थी। तुम जाग गई बेटी? सरदार ने उसके करीब आकर कहा। हाँ बाबा, अभी अभी उठी हूँ, शाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सरदार ने थैली निकाली। उसमें से मनका निकालकर शाजू को देते हुए बोला, देखो बेटी, ये मनका शीश नाग का है। और अच्छा, तो बता भला कौन लाया है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शाजी ने मनका हाथ में लेकर उसे गौर से देखा, फिर हाथ नीचे कर लिया। भला मैं क्या बता सकती हूँ बाबा, तुम तो मेरे पास थे, कोई दूसरा ही लाया होगा। सरदार मुस्कुराया। ये मनका शामू लाया है। वो चौंक पड़ी। शामू? हल्की सी आवाज उसके होंठों से निकली। हाँ, अपनी जान जोखों में डालकर उसने ये मनका हासिल किया है, मेरे हुक्म पर, और सिर्फ तेरे लिए। अच्छा, तू आराम कर, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सरदार ने मनका थैली में डाला और बाहर निकल गया, और शाजी माजी के अंधेरों में निगाहें दौड़ाने लगी। शाजी सरदार की बेटी थी और शामू उनके कबीले के बहादुरों का सरदार। खूबसूरत नौजवान दलेर शामू शाजी की मोहब्बत में पागल हो रहा था। वो उससे वालहाना प्यार करता था। वो जब भी शाजी को देखता, बुत बना खड़ा देखता रह जाता। जब तक शाजी उसकी नज़रों से उजल ना हो जाती, वो पलक झपकाए बगैर उसे देखता रहता, और जब वो उसकी नज़रों से उजल हो जाती तो एक तवील सांस लेकर उसके कदमों के निशानात पर नज़रें जमा देता। शाजी, काश मैं तुझे अपना दिल चीर कर दिखा सकता और तुझे मालूम हो सकता कि मेरे दिल के हर हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ शाजी का नक्श है। वो बड़बड़ाता हुआ। और एक दिन शाजी ने उसकी ये बड़बड़ाहट सुन ली। वो नदी किनारे एक दरख्त के नीचे बैठा शादी से मोहब्बत जता रहा था।
खुद से बातें कर रहा था। शाहजी दरख्त के पास से गुजरी तो उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई और उसकी बातें सुनने लगी। जूं जूं वो शामू की बातें सुनती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। फिर जब वो बर्दाश्त न कर सकी तो दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गई। शामू, वो उसके गुस्से से भरपूर आवाज में सुनकर चौंक पड़ा। शाहजी तुम? उसकी आवाज हलक में फंस गई तो वो शाहजी के चेहरे को देख रहा था, जो गुस्से की लाली से और भी हसीन हो गया था। शाहजी ने उसे गालियां तक दे डाली, लेकिन उसे एक लफ्ज की समझ ना आई। वो तो उसके तमतमाते हुए चेहरे पर निगाहें जमाए अपने ही ख्यालों में गुम था। शाहजी अपना गुस्सा उतार चुकी तो उसने देखा कि शामू पर कोई असर नहीं हुआ। वो बुत बना उसकी तरफ देखे जा रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो फिर तैश में आ गई। क्या कहा तुमने शहजादी? वो चौंक पड़ा। वो तो तुम्हें कुछ खबर नहीं। मैंने क्या कहा है? वो तन से गुर्राई। वो बेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो ये लो। और शाहजी का दायां हाथ उसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया, लेकिन ये निशान उसके दिल पर नक्श शाहजी की मोहब्बत के निशानात से भी ज्यादा गहरा न था। वो हौंक बना शाहजी को देखे जा रहा था। उसका बायां हाथ गाल पर था और निगाहों में लाखों शिकवे। मेरा ख्याल है अब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। और वह उसे कहर आलूद नजरों से देखती हुई तेजी से अपने रास्ते पर हो ली। और शामू सोचता रह गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। चंद रोज बाद फिर शाहजी से उसका आमना सामना हो गया। शाहजी ने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। वो अपने सखियों के साथ नदी पर नहाने जा रही थी। शामू दूसरी तरफ से नदी के दूसरे किनारे चला गया। शाहजी नदी में उतर गई और साथ ही उसकी सखियां भी। शामू दरख्तों में छुपा उसके कुंदन से जिस्म को देखता रहा। उसका सारा बदन पानी में था, सिर्फ गर्दन बाहर थी। वो एक दूसरे पर छींटें उड़ाती, शरारतें करती, कहके लगा रही थी। और जब तक वो नहाती रही शामू उसको देखता रहा, सिर्फ शाहजी को। जब वो नदी से निकलकर खाल जिस्म पर लपेट कर खड़ी हुई तो शामू बेइंतहा जज्बाती हो गया। उसका जी चाहा कि वो खुद उसकी नागन सी स्याह जुल्फों को उसके चांद से चेहरे से हटा दे। वो इन पानी के कतरों पर रश कर रहा था जो उसकी हसीन चेहरे को चूम रहे थे। शामू देखता रहा और शाहजी अपनी सखियों के हमरा बस्ती लौट आई। वो एक तवील सांस लेकर पीछे हट गया और होले होले कदमों से बस्ती की जानब चल पड़ा। जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि सरदार को बहुत सख्त बुखार है। मौसमी बुखार था और सरदार के जिस्म पर दाने उभर चुके थे। अगर जल्द ही उसका इलाज ना किया जाता तो उसकी मौत का खतरा था। सरदार को जड़ी बूटियों की ज़रूरत थी, लेकिन ये जड़ी बूटियां जंगल के खतरनाक तरीन हिस्से में थी, जहां हर तरफ जहरीले बिच्छू और सांप रेंगते फिरते थे। हर कदम पर जान का खतरा था। शामू अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। बस्ती का कोई बहादुर इस तरफ जाने को तैयार ना था, लेकिन शामू अपनी जान की परवाह किए बगैर चल पड़ा, इसलिए कि बस्ती के सरदार का कम और शाहजी का बाप ज्यादा बीमार था। वो सारा दिन जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करता रहा और शाम से रात हो गई। उसने तमाम जड़ी बूटियां हासिल कर ली और खुशी खुशी वापस चल पड़ा। लेकिन शोमई किस्मत, रात के अंधेरे में किसी जहरीले कीड़े ने उसके बाएं पांव पर काट खाया और उसकी पिंडली सूंझ गई। लेकिन वह तकलीफ की परवाह किए बगैर चलता रहा। वरम आहिस्ता आहिस्ता पिंडली से उसकी रान पर फैलने लगा। दर्द की शिद्दत जोर पकड़ने लगी। उसके मुंह से कराहें खारिज होने लगी। वो खुद को घसीटता हुआ बस्ती की जानब चलता रहा। तकलीफ बढ़ती गई और फासला कम होता गया। जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। बस्ती सन्नाटे में डूबी हुई थी। उसने दर्द को बहुत जब्त किया, मगर कब तक। उस पर बेहोशी तारे होने लगी। वो घिसटता हुआ सरदार के झोंपड़े तक पहुंच गया और सरजमीन पर डाल दिया। हाथ बढ़ाकर झोंपड़े की घास फूस का दरवाजा खोला और जिस्म को पूरी ताकत से आगे धकेला। अंदर दिया बुझने को था। उसने पूरी ताकत जमा की और एक बरबराहट सी सुनाई दी, सरदार। लेकिन सरदार बेहोशी की हालत में था और पास बैठी शाहजी भी शायद सो गई थी। उसने एक बार फिर हिम्मत की, सरदार। कौन? शाहजी ने आंखें खोल दी। मैं हूं शहजादी शामू, मैं जड़ी बूटियां ले आया हूं। वो अटक अटक कर बोला। शाहजी की आवाज सुनते ही उसके जिस्म में ताकत ऊद कर आई। शाहजी तेजी से आगे बढ़ी। क्या हुआ? वो उसके नजदीक ही बैठ गई।
मेरी टांग पर किसी जहरीले कीड़े ने काट खाया है शहजादी। और उसने जड़ी बूटियों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी फिक्र मत करो। सरदार को दवा बनाकर। और उसकी आवाज डूब गई और वह बेहोश हो चुका था। शाहजी ने जल्दी से जड़ी बूटियां उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दी और सोए हुए खादमों को जगा कर शामू को उठाने का हुक्म दिया। खादमों ने सरदार के करीब ही पेयाल पर रेशम की खालें डालकर उसके लिए बिस्तर लगा दिया और एहतियात से उसे लटा दिया। शामू की टांग बहुत ज्यादा सूज चुकी थी। शाहजी ने एक खादम को मरहम पट्टी देकर उसकी टांग पर मालिश करने का हुक्म दिया, लेकिन खादम का हाथ लगते ही शामू चीख पड़ा। शाहजी ने खादम को एहतियात और आहिस्ती से मालिश करने को कहा। थोड़ी देर बाद शामू दोबारा बेहोशी की अथाह गहराइयों में गर्क हो गया। खादम ने मालिश करके ऊपर लेप कर दिया। शाहजी ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और एक मिट्टी के प्याले में डालकर सरदार के करीब चली गई। बाबा उठो बाबा, दवा पी लो। सरदार ने थोड़ी देर बाद नीम गलूदगी की हालत में आंखें खोली। क्या शामू आ गया बेटी? सरदार ने दवा पीते हुए कहा। हाँ बाबा, उसकी लाई हुई जड़ी बूटियों से तो तुम्हें दवा तैयार करके पिला रही हूँ। अरे ये इसे क्या हुआ? सरदार की नजर शामू पर पड़ी तो वो चौंक कर बोला, इसकी टांग पर किसी जहरीले कीड़े ने काट खाया है बाबा। खादम मरहम लगा गया है। ओ अच्छा बेटी, अब तुम जाकर आराम करो, मुझे दवा पीते ही फर्क महसूस होने लगा है। सरदार प्याला उसे देते हुए कहा। अच्छा बाबा, और वह प्याला चबूतरे पर रखकर अपनी झोंपड़ी में चली गई और सरदार फिर लेट गया। सुबह हो गई। सारी बस्ती के बूढ़े और जवान सरदार की खैरियत मालूम करने लगी। जब उन्हें शामू के कारनामे का पता चला तो उस पर वाह वाह किए बेतहाशा डोंगरे बरसाए गए। सरदार ने सारी बस्ती के सामने शामू की तारीफ की, लेकिन वह सबसे बेखबर सकून की नींद सो रहा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ा खाली हो गया। सरदार के लिए शाहजी दूध लेकर आई। सरदार ने दूसरा प्याला शामू के लिए मंगवा लिया और दूध पीकर खुद फिर नींद की आगोश में चला गया। शाहजी, बेटी ख्याल रखना, शामू जागे तो उसे दूध पिला देना, सरदार ने लेटे हुए कहा। अच्छा बाबा। काफी देर गुजर गई। तब शामू ने कराह कर आंखें खोल दी। शाहजी आहिस्ता से उठी और दूध का प्याला लिए उसके करीब चली गई। शामू, दूध पी लो, उसने शामू के पास जाकर कहा। और शामू को ऐसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो, जैसे ये फरेब हो और वह शाहजी इतने करीब और शाहजी उसे दूध पिलाने के लिए खड़ी होगी। प्याला हाथ में लिए, लेकिन टांग में उठने वाली टीस ने उसे हकीकत का एहसास दिला दिया। वो आहिस्ता से खिसक कर ऊपर को होकर बैठ गया। उसने आहिस्ता से प्याला थाम लिया और यकटिक शाहजी को देखने लगा। प्याला दोनों हाथ में थामे वो उसे घूरे जा रहा था। उसकी नजरों में प्यार ही प्यार था। शाहजी ने जब उसे अपनी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए पाया तो उसकी सारी हमदर्दी काफूर हो गई। यकायक उसकी नजरों में गैजो गजब की बिजलियां लहराईं और शामू के दिल से निकलने वाली प्यार भरी सदाओं को राख कर गईं। शामू के हाथ कांपे और प्याला जमीन पर आ रहा। शाहजी उसे कहर आलूद नजरों से घूरती हुई बाहर निकल गई और शामू बेबसी से अपने होंठ काटने लगा। दिन गुजरते रहे। शामू की मोहब्बत और शाहजी की नफरत में इजाफा होता चला गया और वो जब भी शामू के सामने आती वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखता और शाहजी उसे बुरी तरह लिताड़ देती। लेकिन उसकी यही नफरत शामू की मोहब्बत के इजाफे का बायस बनती गई। इसी दौरान शामू को दूसरी बस्ती में किसी काम से जाना पड़ा और उसे वहाँ कई दिन लग गए। वो बेचैनी से काम निपटा कर हवा के घोड़े पर सवार वापस लौटा, लेकिन नदी किनारे पहुंचकर जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो हक्का बक्का रह गया, जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो या किसी अनजानी ताकत तले उसका वजूद पिस कर रह गया हो। वो अचानक चौंक पड़ा। वो जिस दरख्तों के नीचे खड़ा था उस पर से किसी परिंदे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ उन दोनों के पीछे पहुंच गया और एक दरख्त के तने के पीछे रुक गया। दोनों मोहब्बत भरी बातों में गुम थे, दुनिया और माफिया से बेखबर। बाबू ने शाहजी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे होंठों से लगा लिया। शामू के तन बदन में आग लग गई। वो आगे बढ़ता ही चला गया और उसे रुक जाना पड़ा। शाहजी ने आहिस्ता से शर्मा कर अपना हाथ छुड़ा लिया था। बाबू, तुम बाबा से बात करो ना, वो इनकार नहीं करेंगे, वो धीमी आवाज में बोली। सिर्फ तुम्हारे कहने की देर है। सच? बाबू ने खुशी से बेकाबू होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और शाहजी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। तब बाबू ने उसे अपने सीने से लंगाकर भींच लिया। कोई देख लेगा बाबू, शाहजी कसमका कर उसकी बाहों से निकल गई।
وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے شامو کی خشک اور غیر آباد زمین سے دور ایک نئی راہ پر چل نکلے۔ اور شامو وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا ان کے قدموں کے نشانات پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بابو اور شامو کی شادی، بابو اور شاجی، شاجی اور بابو۔ نہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے کانوں کو ڈھانپ کر چیخ پڑا اور اس کی آنکھوں نے بغاوت کر دی۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بڑبڑایا، لیکن اس کا ثبوت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اپنے کانوں سے سن چکے ہو۔ اس کے دماغ نے چوٹ کی۔ میں بھی تو شاجی سے محبت کرتا ہوں، اس نے سوال کیا، لیکن شاجی تم سے نفرت کرتی ہے، اس کے دل نے کہا۔ دماغ نے تصدیق کی۔ آخر کیوں؟ وہ چیخ پڑا۔ اس لیے کہ تم اس کی سہیلی کے بھائی کے قاتل، جسے شاجی اپنا بھائی کہتی تھی۔ لیکن وہ مقابلہ تھا اور مقابلے میں میں بھی مارا جا سکتا تھا۔ یہ بات شانتی نہیں سمجھتی اور وہ سسک پڑا۔ پھر آخرکار اس نے شاجی کو کہا کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو شاجی نے کہا مر جاؤ، لیکن حرف شکایت زبان پر مت لاؤ۔ تم نے سچی محبت کی ہے اور محبت جسموں کی بھوکی نہیں ہوتی، روح کی پیاس کا نام ہی محبت ہے۔ بزدل مت بنو، کبھی کبھی محبت یک طرفہ قربانی چاہتی ہے اور اس وقت یہ قربانی تمہیں دینا پڑے گی۔